के एग्जाम में भी इसी नाम से पूछा जाता है, ठीक है ना। फुल फॉर्म होता है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो पेन पेपर उठाओ, फटाफट हेडिंग लगाओ, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब इधर सुनना शुरू करो, इसके कुछ पॉइंट्स, ठीक बात है। पहली बात, हमने ये देखा कि जितने भी हमारे संकुल बनते हैं, यानी उपसंयोजन यौगिक हैं, उपसंयोजन यौगिक बनाने का काम कौन कर रहा है? केवल और केवल डी ब्लॉक के तत्व, मुख्यतः वही हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनके पास में होता क्या है कि डी कक्षक जो होता है वो रिक्त कक्षक होते हैं। तो पहली बात तो दिमाग में रखना है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, जो आपका केंद्रीय परमाणु धातु है, वो क्या होता है भैया? संक्रमण तत्व होता है, जिसमें डी उपकोष में काफी ज्यादा खाली कक्षक होते हैं। होता क्या है कि जो डी उपकोष में खाली कक्षक है, कोई लिगेंड आएगा, लोन पर उठा के वहीं पे दे देगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर कोई सा भी एक ले लो भाई, मान लो हमने निकिल ले लिया, ठीक है। अब यहां पर निकिल, चलो NH3 4 ले लिया हमने, ऐसा कोई एक लिगेंड हमने ले लिया, ठीक। अब इसमें हमें यह देखना है कि अगर मैं बात करूं कि भैया ये बताओ कि निकिल जो है आपका, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? पहली बात, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनते चलना क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि वीबीटी के आधार पर अणुओं की व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है, और लगभग हर साल पूछा जाता है, ऐसा भी नहीं कि छूटता है। दो टॉपिक है, एक है वीबीटी और एक है CFT, दो ही बच्चे भी हैं अपने, है ना, बाकी तो खत्म भी कर चुके हैं, तो ये आपसे पूछे भी जाते हैं। तो पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, हमने केंद्रीय मेटल एटम लिया, अब हमें क्या चाहिए? उसका एटॉमिक नंबर चाहिए, ठीक। तो ये कितने नंबर पर आता है जरा निकिल बता दो आप लोग, जल्दी बताओ 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 बताओ। हाँ, 28 पर आता है। चल, कितने पर आता है भैया? 28 नंबर पर, है ना। इसके बाद निकल के बाद क्या आ जाएगा? कॉपर और जिंक, 29 और 30, सही बात। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो आप बोलोगे सर देखो, आर्गन पे 18 निपट गया, आर्गन पे 18 हो गया। इसके बाद में हमारे पास आता है 4s2, 18 2 20, और बाकी जो बचे वो आ जाएंगे यहां पर, है ना। किसके साथ में? तो 18 2 20 और 8 28, ये बचे। हम देखते क्या है कि भाई एक बात बताओ, यहां पे जरा ध्यान देना कि इसमें अगर मैं Na की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं, ठीक है, तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पर? सर अमोनिया पे तो कोई चार्ज तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? 0 है। तो निकिल ये है। अब निकिल की जब आप बात करोगे तो आर्गन को छोड़ो, इसके पास क्या क्या है भैया? देखो 3D है, डी में हो गए 5 कक्षक, ओके, और 4s है, हाँ सर 4s भी है, और उसके बाद 3pb 4pb तो होगा, भले उसमें 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है पर है तो ना, 4p ऑर्बिटल तो बैठा है, भले उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, क्लियर। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, ऐसे वाले में दोनों हमने भर दिया, ठीक। 3D में हमें भर लेंगे, 3D में जब आप भरोगे तो क्या आएगा भैया? एक पल के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या मिलेगा हमें। यहां पे दूसरा का बोल लेते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह। चलो फिलहाल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक। यहां पर जो लिगेंड आते हैं ना, उनमें होता ही है, चलो इसको थोड़ा सा ना हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं, जो सारी बातें, ताकि हम आपको क्लियर कर सके वहां पे। तो इसके लिए हमने ये मान लिया है कि चलो यहाँ पर ये भी 2 ले लिया, और ये भी हमने 2 ले लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, ठीक है। चलो भैया निकालते हैं इसके, पहले तो निकालो जरा इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थोड़ा सा। तो निकिल का हमने मान लिया X, अमोनिया का 0, और इसका हो गया 2 इंटू में -1, नेट चार्ज 0, ठीक है। अबे तुम लोग अपना टेस्ट दो 10th वाला, तुम मत इधर ध्यान दो, तुम अपना लिखो। तो x - 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई प्लस, तो ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी है इसकी? +2 है। तो हमें निकिल नहीं चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए? निकिल, हमें चाहिए Na2+ चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया।
अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो Ni2+ क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। अब इधर 4s है, इधर 4p है, ये तुम्हारा 3d, ये तुम्हारा 4s और ये तुम्हारा 4p। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो s वाला तो खाली हो गया, ये तो एज इट इज बचे रहे, है ना? 8 ही हो गया, s वाला खाली हो गया क्योंकि 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब सुनना, होता क्या है यहां पर कि यहां पर भैया 4 लिगेंड हैं, 2 ये टोटल 4 हैं, तो हमें 4 कमरे चाहिए ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो ये करता क्या है कि जो NH3 है, जो आपका NH3 है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? और जब प्रबल क्षेत्र है, अब जैसे इमेजिन करो, ठीक है, अगर ये प्रबल क्षेत्र, मान लो कमरे में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है ना, अब वहां पर कोई एकदम छोटे छोटे 2 बच्चे हैं एक कमरे में, कोई एकदम डरावने वाला आ गया तो क्या करेंगे, दोनों पास पास आ जाएंगे। तो वही काम ये भी करता है, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, या डराने धमकाने वाला काम करता है। तो जैसे ही प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी जो NH3 है वो इसके कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट में आकर के करेगा क्या कि इसका युग्मन करवा देगा। क्या करवा देगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग थे इनको पास पास कर देगा, और जैसे ये पास पास आएंगे तो हमारे पास होगा क्या, कुछ संरचना ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये तुम्हारा 4s, ये तुम्हारा 4p और 3d। तो ये भी पेयर बन गया, इनका भी पेयर बना हुआ, इनका भी पेयर बना, इनका भी पेयर बना। अब बचा क्या कि इसके पास एक ऑर्बिटल ये खाली है, एक ये खाली है और इधर वाले खाली है। हमें कितने कमरे चाहिए थे? 4। अब इनकी ऊर्जा तो अलग अलग है ना, इनकी ऊर्जा क्या है? अलग अलग। तो होता क्या है कि एक कमरा ये D वाला, एक ये S वाला और 2 कमरे P वाले, ये 4 मिलते हैं और चारों मिल करके, ठीक है ना। अब जैसे इमेजिन करो कि मान लो तुम 4 दोस्त हो, एक के पास है 50 रुपया, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, एक के पास मान लो है 35 रुपया, कितना है? 35 रुपया है, ठीक है, एक के पास 5 रुपया है और एक के पास 10 रुपया है, कुल मिला के 100 हो गए ना। तो अब जिसके पास 5 है बेचारा खुद को बड़ा वो फील करेगा यार, अब दोस्ती होने के नाते फिर सोचता है चलो क्यों ना यार, ऐसा क्यों फील करते हैं, एक काम किया कि चारों दोस्तों ने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके सबने बराबर बराबर बांट लिया। तो वही कहानी यहाँ पे होती कि इनके सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो ये सारे क्या करते हैं कि चारों के चारों मिल करके अपनी ऊर्जा का समान रूप से वितरित करके 4 नए कक्षक बना देते हैं, और इस घटना को हम संकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और संकरण में तो यहां पर ये चारों मिल करके क्या करेंगे, तो सुनना ध्यान से, पहला टॉपिक तो यही आएगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम थे वो उपसंश्लेषण यौगिक बनाते हैं क्योंकि उनके पास डी कक्षक रिक्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कक्षक होते हैं वो संकरण की घटना या संकरण में भाग लेते हैं। दूसरी बात क्या निकल के वीबीटी की, ये संकरण में भाग लेते हैं। और जब ये संकरण में भाग लेंगे तो कई तरीके से हो सकता है कि भैया देखो कि डी का कोई कमरा ही ना है, संकरण कितने टाइप से हो सकते हैं वो देख लो, और उस संकरण के आधार पर ही, उस संकरण के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि इनकी ज्यामिति कैसी होगी। ये एक रेखा में होंगे, पिरामिडी होंगे, अष्टफलकीय होगा, चतुष्फलकीय होगा, वर्ग समतली होगा, वो हम संकरण के आधार पर बात करते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं देखो, तो पहला संकरण आपको देखने को मिल सकता है sp संकरण, एक कक्षक s का और एक कक्षक p का, सिर्फ 2 को। तो अगर कहीं पर sp संकरण दिखेगा तो आणविक ज्यामिति होगी रेखीय। क्या होगी? मतलब 2 ही है ना, अब एक यहां बैठा एक यहां बैठा है तो दोनों एक रेखा में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये रेखीय होगी। दूसरा, अगर कहीं sp2 संकरण दिखे तो यहां पर 3 हो गए ना, ये 2 p के और एक इसके, तो ये कहीं ऐसे प्लेन में बैठे होंगे तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी त्रिकोणीय। क्या होगी इनकी? त्रिकोणीय समतली। एक समतल में जैसे मान लो कि हमने क्या किया भैया, कुछ ऐसा उपाय किया कि ये मान लेते हैं हमारे पास में एक प्लेन है, ठीक, और ये हमारा सेंटर है। हमने क्या किया, एक एटम यहां बिठाया, एक यहां बिठा दिया, ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज के जैसे ज्योमेट्री बन गई, सारे के सारे एंगल 120 डिग्री आ गए।
तो ये हमारा होता है त्रिकोणीय समतली। ठीक बात है, दूसरा पॉइंट था वो ध्यान रखना है। ठीक ऐसे ही तो इसको हम बोल सकते हैं त्रिकोणीय समतली। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है कि भैया sp3 संकरण अगर दिख जाए, मतलब 3 पी के और 1 एस के, तो आपको संरचना मिलती है चतुष्फलकीय। कैसी संरचना मिलेगी? चतुष्फलकीय। ये क्या होती है? तो कुछ नहीं, जैसे भी मान लो ये 3 कार्बन ऐसे हो गए, 1 2 3, 3 एटम ये है, ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, और एक एटम ऐसे ऊपर जुड़ा हुआ है। एक फलक ये बनेगा, एक फलक यहां से 2, एक फलक यहां से 3, और एक ये नीचे वाला फलक बनेगा, तो 4 फलक बनेंगे टोटल। इसलिए इस संरचना को क्या कह देते हैं हम? चतुष्फलकीय। क्लियर? और जो चौथी बात आएगी कि हो सकता है कि आपको sp3d संकरण दिखाई दे। ठीक है ना, जैसे यहां पर देखो, लेकिन हमें 4 चाहिए ना, यहाँ पे तो 5 हो गए, पहले 4 वाले देख लो। sp3 हो गया, और क्या हो सकता है? देखो, एक कमरा डी का, एक एस का और 2 पी की आ जाए, तो जैसे मान लो आपको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, एक कमरा डी का, ठीक है, एक एस के और 2 पी के। या हो सकता है यहां पर ये तो 4 वाले हो गए अब तक। तो इन्हीं पे जो संरचना देखिए, यहां पर भी देखो, दोनों ध्यान रखना, कई बार अणुओं के को देख के पता नहीं चलेगा कि भैया चतुष्फलकीय है या फिर वर्ग समतली है। दो ज्योमेट्री बनेगी। देखो यहां पर भी 4 है, एक एस के पी के 3, यहाँ पे भी एक डी का, एक एस का और 2 पी का, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। पर इस हाइब्रिडाइजेशन में संरचना चतुष्फलकीय है, और इसमें वर्ग समतली। वर्ग समतली का मतलब ये होता है कि भैया ये तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम बीच में है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों रख दिया, ये वाला जो ज्योमेट्री बन गई। ठीक, तो ये वाली संरचना आपको क्या दिखाई देगी? वर्ग समतली संरचना। ठीक, चलो आगे और क्या हो सकता है? चौथा हो गया। पांचवा, अब अगर 5 वाले हो जाए, भाई मान लो यहां पर अभी तक हमने 4 कक्षक की बात कर ली, अगर कक्षक 5 हो जाए, तो 5 में क्या क्या संकरण देखने को मिल सकता है? हो सकता है कि भैया आपके पास में वही वाला हो जाए जैसे dsp3 की बात की थी, और यह हो सकता है आपको sp3d देखने को मिले। दो हो सकते हैं। अभी हम आणविक संरचना चर्चा करेंगे, एक एक करके बनाएंगे, वहां बात करेंगे, टेंशन ना लो। या हो सकता है dsp3 संकरण हो, या फिर हो सकता है sp3d संकरण हो। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो द्विपिरामिडी बनेगी। क्या बनती है? मजा नहीं आ रहा सर, द्विपिरामिडी मतलब ये है, जरा ध्यान से गौर फरमा, ज्योमेट्री को फील करना, सब तुम्हारे सामने, नजरों के सामने होगी। ज्योमेट्री कुछ ऐसी है कि जैसे, चलो यही उठा लेते हैं, चलो ये काम को, ये उठाओ, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक सेंटर पे मेटल एटम है, ठीक, एक इस कोने पर, एक इधर, ठीक, और एक इधर। तो 3 यहां हो गए त्रिभुज, ठीक है ना, 3 ये हो गए एक ट्रायंगल शेप का। एक मेटल उठा के ये ऊपर रखा, एक मेटल उठा के नीचे रखा, ठीक है ना, 5 अरेंज किए। अब ये जो ऊपर वाला रखा, इसको इस वाले कॉर्नर से इसको भी मिलाया, ठीक है ना, इस वाले कॉर्नर से भी मिलाया, और इस वाले कॉर्नर से भी मिलाया, तो एक पिरामिड वाला शेप बनेगा ना। ठीक है, अब यहां पर तो हम 2 ही बना सकते, 3 तो बना नहीं सकते यार, क्योंकि अपना हाथ 2 ही है, ठीक है ना। फिर एक के लिए ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक ऐसे इधर से रहेगा पीछे से। तो ये आपको कुछ ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी। तो कैसे मैं बना के दिखाता हूं यार। यहां पर आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, 3 इधर, ठीक है ना, एक यहां पे बैठा होगा, एक यहां बैठा, एक यहां बैठा, तो ये 3 हो गए। थोड़ा सा ऐसा नहीं करते, ऐसा मजा नहीं आएगा। पटरी बना, पटरी का इस्तेमाल कर ले क्या? देखो ये देखो, तो ये 3 तो ऐसे बैठे हैं, ठीक है ना, एक प्लेन में। सब पे ये दिमाग में रखना भैया 120 120 120 डिग्री एंगल है। हो सकता है किसी में कम, किसी ज्यादा लग रहा हो, बट ये मान लेना। एक मेटल को हमने उठा करके कहां रख दिया है? ऊपर, और एक मेटल को उठा के रखा नीचे। तो ऊपर वाले को भी सबसे मिलाया, ठीक है ना, ऊपर वाले को भी सबसे मिलाया, और नीचे वाले को भी सबसे मिलाया। ये ज्योमेट्री होगी। एक पिरामिड ऊपर बनेगा त्रिकोणीय, और एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए इसको नाम ही क्या दे देते हैं? द्विपिरामिडी। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? और उसके बाद इन सब का बाप लास्ट वाला हो सकता है D2SP
3 या फिर sp3d2 संकरण देखने को मिले तो यहां पर संरचना होती है अष्टफलकीय। कैसी ज्योमेट्री बनेगी? अष्टफलकीय ज्योमेट्री बनेगी। तो ये टेबल तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है? याद रख लोगे भैया? यार अगर हम याद रखे हुए है ना तो ये मान सकते हैं यार कि तुम सब भी याद रख लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता था जो हमने याद किया था। ठीक है पेशेंस। तो अब यहां देखो कितने कौन कौन भाग ले रहा है। एक कमरा डी का, एक कमरा एस का और 2 कमरे पी के। तो कौन सा संकरण देखने को मिलेगा यहां पर? DsP2 संकरण। और जब ये संकरण है तो ये बता दो भैया इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगी? सर इसके लिए ज्योमेट्री होती है वर्ग समतली। कैसी ज्योमेट्री बनेगी? वर्ग समतली। अब इसके अलावा हमें 2 बात करनी होती है, ध्यान रखना जरा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि मान लो इसमें जो भाग लेने वाले कक्षक थे, ठीक है ना, वो कौन है? n-1d, ns और np। या तो ये पार्टिसिपेट करेंगे या फिर ns, np और nd पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब देखो यहाँ पे कौन आ रहा है? 4p, n का मान कितना है? 4 है। 4p, 4s और 3d का ये भाग लिया ना। एक कमरा है 3d का, एक है 4s का और एक है 4p का। तो ये वाला मुद्दा बन रहा है। तो इनको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अंतः संकुल या अंतः संक्रमण तत्व या अंतः संकर यौगिक, जो भी आप नाम देना चाहो, ठीक है ना। या उच्च इनको हम लोग बोलते हैं बाह्य संकुल, छोटा नाम दे देते हैं बाह्य संकुल, और इनको हम कहते हैं अंतः संकुल। इनका एक नाम और होता है जिनको हम कहते हैं उच्च प्रचक्रण, और एक को कहते हैं हम निम्न प्रचक्रण। बस ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, एक उच्च किसको कहते हैं और निम्न किसको कहते हैं ना। हाँ, इसको निम्न प्रचक्रण कहते हैं और इसको उच्च कहते हैं, ठीक है। अंतः वाले को हम कहते हैं निम्न प्रचक्रण, अंतः वाले को हम क्या कहते हैं भैया? निम्न प्रचक्रण संकुल। इसको हम कहते हैं उच्च प्रचक्रण। नाम दिमाग में रखना, कई बार जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन भाग ले रहा है? सर यहाँ पे जो भाग लेने वाला है ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। कौन सा वाला? 3D 4S 4 को, ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो जब ये कॉन्सेप्ट बन रहा है तो यहाँ पे कौन सा चक्रण होगा? इसको आप बोलोगे सर ये अंतः संकुल है। कौन सा है? अंतः संकुल यानी निम्न प्रचक्रण यौगिक है, ठीक। और चौथी बात, आपको चुंबकीय प्रवृत्ति बतानी होगी। इतनी बातों की व्याख्या करनी होती है। चौथी बात आपको क्या बतानी रहेगी? तो चुंबकीय प्रवृत्ति वही चीज देखनी है भैया जो हम लोग देखे थे डी ब्लॉक वाले तत्व में, कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होता तो वो हमारा क्या बनता? अनुचुंबकीय। सिंगल इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है तो फिर क्या बनेगा? प्रचुंबकीय। वही कहानी जो हम करते आए थे। तो यहाँ क्या कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है? कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। और अगर नहीं है तो फिर क्या बनेगा? नहीं है तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। अगर होता तो अनुचुंबकीय। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? अनुपस्थित है। क्या है भैया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। अगर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो इसलिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी वो कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय होगा। वो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। तो हमें इतनी पूरी चीजें करनी होती है इस टॉपिक के अंदर। वीवीटी के आधार पर अगर हमें अणुओं की व्याख्या करनी है तो ये 4 चीजें बतानी होती है। कैसा संकरण है, ज्योमेट्री कैसी है, अंतः संकुल है या बाह्य संकुल है, और उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। ये 4 बातों की व्याख्या तुम्हें करनी पड़ेगी जब भी आप वीवीटी के आधार पर अणुओं की व्याख्या करोगे। देखो इसको तुम लोग फटाफट छापो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम वीवीटी के आधार पर हमें किन अणुओं की व्याख्या करनी है, बहुत केयरफुली भैया ध्यान देना इधर, ठीक है। ए छोटू कैसे हो रहे हो जी? टेस्ट तो लिखो अपना। चलो आ जाओ। तो पहला देखो, वही कहानी है। सबसे पहला वाला अणु क्या दिया हुआ तुम्हें? NiCN4 है ना। सबसे पहला काम ये करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते चलना। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे आप? जो आपका सीएम में है सेंट्रल मेटल एटम, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। पहला काम ये करो। कैसे करोगे भैया? Ni का क्या मान लिया? X, क्योंकि निकालना है।
Cn कितने हैं? 4। एक का क्या होता है? -1। Cn पे -1 चार्ज होता है ना, इज इक्वल टू क्या है? -2। तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2। अब Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। क्या करो? Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अभी हमने पीछे लिखा था भैया, अब बार बार नहीं लिख रहे। पीछे हमने लिखा था क्या था? आर्गन 3d8 4s0, यही था। 4s2 था, बट s में से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो अब बनाओ जरा ऑर्बिटल। क्या बनाओ इसके लिए? इनके ऑर्बिटल्स को बनाओ। 1 2 3 4 5 हो गए। डी वाले, एस वाला तो एक ही है बेचारा, और फिर यहां पर पी वाले। तो ये तुम्हारा हो गया 3d 4s और ये 4p। क्लियर मुद्दा? अब यहां पर क्या है? देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनो कि जो Cn है, Cn एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कैसा है? अब ये कहां पता चलेगा भैया कौन प्रबल है कौन दुर्बल है? एक तो ये तरीका है कि जितने मैं बता रहा हूं उतने रट लो। दूसरा तरीका है कि वेट कर लो, जब CFT पढ़ेंगे तब बता देंगे कौन दुर्बल है कौन प्रबल है। ठीक, अभी के लिए जो जो एग्जाम्पल में आते जा रहे हो उनको रटते चलो कि हाँ भैया Cn हो गया, NH3 हो गया, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। दो सामने आ ही गए हैं, तो ये क्या है? प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएगा, पेयर करवा देगा। क्या करेगा भैया? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर करवा देगा। तो ये जो सिंगल वाले थे सिंगल नहीं रह जाएंगे अब। ठीक है, ये दलाली वाला काम करता है, ब्याह करवाता है। सिंगल ने बेचारे उनको डबल करवा रहा है। ठीक है, ये वो वाला है, शादी.com वाले हैं, है ना? नहीं सही बात है, हमारे घर में एक फूफा जी है तो वो नाम इसी नाम से फेमस भी है, शादी.com। हाँ, वो जब भी घर पे आते हैं तो किसी ना किसी के रिश्ते की बात ही करने आएंगे। तो उनका नाम ही हो गया है शादी.com। चलो, तो ये क्या करेगा भैया? जो सिंगल इलेक्ट्रॉन थे उनका पेयर करवा देगा। ये तो पेयर थे ही, ठीक है ना? 6 तो पेयर में ही थे ना, ये तो 6 जोड़े में ही थे। एक जो अकेला बचा था उनका भी क्या करवा दिया? पेयर करवा दिया। तो अब कितने लिगेंड तुम्हें चाहिए? 4। 4 लिगेंड है, मतलब कितने कक्षक चाहिए हमें? 4 कक्षक चाहिए। तो 4 कक्षक कहां से आएगा? एक ही आएगा 4s, और एक आएगा ये 2 कहां से ले लोगे? 4p से। ये 4s और ये तुम्हारा हुआ 3d। अब देखो ये सारे के सारे चारों कक्षक मिलेंगे, ठीक है? ये 4 कक्षक मिल गए, ठीक। अब ये चारों कक्षक मिल करके क्या करेंगे? 4 नए कक्षक बनाएंगे संकरण के जरिए। तो भैया एक Cn आएगा, वो इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक Cn इनको अपना लोन पेयर पकड़ा दिया, एक इनको दे दिया, और एक Cn इनको अपना लोन पेयर दे देगा। ठीक है, चारों लिगेंड आ गए, चारों ने अपना लोन पेयर दे दिया। तो अब यहां पर देखो, एक कक्षक है डी का, एक है एस का, और एक 2 है पी के। तो संकरण कौन सा देखने को मिला यहां पर? सर संकरण मिला DsP2 संकरण। कौन सा संकरण है? क्लियर हो गई बात? यहाँ पर एक कक्षक डी का, एक एस का, 2 पी का, तो DsP2 संकरण। नेक्स्ट मुद्दा, और हमें क्या बताना है कि भैया इसकी ज्योमेट्री कैसी है? तो DsP2 में संकरण में क्या होता है? ज्योमेट्री कैसी होती है? वर्ग समतली। तीसरी बात क्या बताना होता है हमें? कैसा है? अंतः संकुल है या बाह्य संकुल है? तो कैसा भैया? 3D4s, यानी कि आपको ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस वाला का मतलब हो गया कौन सा संकुल है? अंतः संकुल या निम्न प्रचक्रण है। नेक्स्ट बात, चुंबकीय प्रवृत्ति बतानी है। तो ये कैसा होगा भैया? चुंबकीय प्रवृत्ति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, तो ये कैसा होगा? परचुंबकीय। कैसा होगा? क्या मुश्किल लग रहा है? बस कितने काम करने हैं? ये 3-4 स्टेप में हो गए। तो पहला वाला नोट डाउन करो, फिर बाकी की चर्चा करते हैं। चलो, तो ये हमारा हो गया, इसके बारे में हमने सारी चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। यहां पर भी वही काम करो, दूसरा वाला कंपाउंड। ये क्या कह रहा है? सर वही कह रहा है कि NiCl4 2 माइनस, यही है। हाँ सर, ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे। x बराबर x
Cl की कितना होता है -1, Cl का भी कितना होता है। तो सेम कहानी वही यहां पर भी -2 + 4, तो x की वैल्यू आ गई प्लस की, समझ गई बात। अब एक्स का उसका तो फिर वही कहानी है कि निकिल 2+ का आप वो बनाओ। तो जैसे आप बनाओगे तो यहां पर एक काम करना पड़ेगा क्या, चलो मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, जरा ध्यान देना। 3D में, फिर 4s में, एंड देन 4p में। तो 4s में तो कोई नहीं होता, 3D में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं ना, इतने हो गया। यहां पे क्या है, लोचा है थोड़ा सा। लोचा ये है कि जो ये Cl है, सुन लो ध्यान से, Cl ये एक दुर्बल लिगेंड, कैसा है भैया, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अब जो पॉइंट मिलते चलेंगे उसको हम बढ़ाते चलेंगे। अब अगर ये दुर्बल क्षेत्र, तो अब एक कमजोर आदमी से कौन डरता है, अगर ड्रबो नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराएगा। और ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराएगा। और जब इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं कराएगा तो ये ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। लेकिन हमको तो 4 कक्षक चाहिए, हमको तो कितने चाहिए, 4। अब ये तो खाली है ही नहीं। अभी मैं कहना सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा एक यहाँ, नहीं भैया, वो लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक पूरा कमरा खाली चाहिए। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, जो संकरण, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल। तो इस बार ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, इस बार ये पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला है, सिर्फ यही बचेगा। कौन सा भैया, 4s, और कौन है 4p। तो 3 कक्षक p के और 1 कक्षक s का। 3 कक्षक कौन होंगे, p वाले, और 1 कक्षक होगा s वाला। तो ये चारों मिलकर के क्या करेंगे, नया ऑर्बिटल बनाएंगे, संकरण बनाएंगे। तो यहां पर देखने को क्या मिला, sp3 संकरण। अब अगर sp3 संकरण है तो ज्योमेट्री आपके पास में लिखी हुई है। sp3 की संरचना कैसे बनेगी, चतुष्फलकीय। कैसी संरचना है, चतुष्फलकीय। अब यहाँ पे क्या 3D पार्टिसिपेट किया, नहीं, 3D आया ही नहीं। तो जब n-1D आया ही नहीं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य संकुल होगा। कैसा होगा ये, उच्च प्रचंकरण, ठीक है। और यहाँ पर इस बार सिंगल इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो सिंगल है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा, तो अब यहाँ पर देखो, एक तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे भी दे सकता है, दोनों यौगिक का नाम दे देगा, बोलेगा भैया ये तो प्रतिचुंबकीय है पर ये अनुचुंबकीय है, क्यों, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब आपको पूरा ये करके दिखाना पड़ेगा कि उसमें क्या था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित थे, जबकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या है, अनुचुंबकीय है, और वो प्रतिचुंबकीय था। यही कहानियां हमें करनी है। स्टेप समझ आ गए ना, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलो छापो फिर। ठीक है, तो 2 हमने कर लिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल जो किए उनमें उप सहसंयोजन संख्या 4 थी, अब कितनी है, 6 वाले हैं। बट हमें उससे मतलब नहीं है, 4 है, करना तो हमें उतना ही काम है। तो आ जाओ करते हैं। CONH36, तीसरा पार्ट, CONH36, और इस पे कह रहा है कि टोटल चार्ज है 3+। अच्छा, एक बार ये भी हो सकता है कि इसे क्या नाम है, रंगों के बारे में पूछ सकता है कि रंगीन है, ठीक है ना, या रंगहीन है, कोई रंग होगा कि नहीं। तो एक बार दिमाग में रखना, अगर, हालांकि सीएफटी में पढ़ेंगे, बट अगर ऐसा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो रंगीन यौगिक बनाएंगे। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन यौगिक बनेंगे, क्योंकि हम ये इस पे इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहे क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक में पढ़ के आए है ना, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो बस ये बात दिमाग में रखो। चलो आ जाओ यहाँ पे, पहला काम वही, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, ठीक है। तो कोबाल्ट जिसकी निकालनी है उसका मान लो x, अमोनिया का होता है 0, नेट चार्ज कितना है, 3 है प्लस का, तो x की वैल्यू आ गई +3। अब कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, 27 नंबर पे। कितने पर आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 4s2, 18 2 20 और 3d7, ठीक। तो अब आ जाओ, इसका लिखो भैया। लेकिन हमें क्या चाहिए, CO3+ का, हमें किसका चाहिए, CO3+ का चाहिए। तो CO3+ का लिखोगे तो आर्गन 18, अब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो 2 तो यहां से निकल के 0 बच गया और 1 निकल जाएगा यहां से।
ठीक, तो अब देखो इनका बनाओ जरा। 1 2 3 4 5 4s 4p। बनाना चाहो तो 4d भी बना लो, बट हालांकि जरूरत नहीं है तो क्यों बनाना। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो दे दो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और यह 6। लेकिन हमें फिर वही बात कहानी, इसके साथ कौन है भैया, NH3 है, कौन है, NH3। और हमें पता है कि जो NH3 है वो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ना। और अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये क्या करेगा, युग्मन करवा देगा, है ना। और अगर युग्मन करवाएगा तो फिर इसके पास में जो भी खाली डिब्बे थे वो क्या होंगे, तो चलो करवा दो इनका, युग्मन करवाओ। तो यहाँ पर लिखो एक लाइन, वही कहानी फिर से लिखनी है क्या, कि भैया NH3 क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ये लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि अगले वाले को क्या ही पता। अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन करा देगा, ठीक है। अब युग्मन करवाएगा तो हमारे पास में जो कक्षक बनेंगे वो कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 फिर 4s 4p, है ना। तो करवाओ युग्मन इनका, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया, ये वाला इसके साथ पेयर बना लेगा और ये दोनों पेयर बना लिए, है ना। तो ये तुम्हारा 3d, ये तुम्हारा 4s और ये तुम्हारा 4p। तो इसका करोगे तो भैया क्या बनेगा, कितने चाहिए हमें, 6 कमरे चाहिए, कितने चाहिए, 6। तो 2 एक 3 और 3 ये मिलेंगे, पूरा का पूरा 6 बना लेंगे, है ना। तो संकरण में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है भैया, डी के 2 कक्षक हैं, डी के 2 कक्षक, एक कक्षक है एस का, और पी के 3 कक्षक है। तो कौन सा हमें संकरण मिला, D2sp3 संकरण। और D2sp3 संकरण में क्या होगा, अष्टफलकीय संरचना बनेगी। कैसे बनेगी, अष्टफलकीय संरचना बनेगी। दूसरी बात, अंदर वाला कक्षक भाग ले रहा है इसलिए कैसा है, अंतः संकुल है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है ना, वो ये बात है। चलो लिखो, जल्दी लिखो, फिर लास्ट वाला भी कर लेते हैं। तो याद है यार, चला लो, है ना। चलो अब इतना तो दिमाग में बैठा ही जाता है यार, है कि ना। सर दिमाग से याद आया, हम लोग के पास तो है ही नहीं, कैसे बैठेगा। ये है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे अपन लोग, ठीक है। पहले तो जैसे करते आए हैं हम वैसा करते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक दो करते आए हैं। पहला काम तो वही करना है सर, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला काम वही करना है। निकालो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था x प्लस 6 इंटू Cn का -1 इज इक्वल टू -3। तो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 3। इसमें सर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करना है भैया, अब मैंगनीज कितने नंबर पर आता है, मैंगनीज कितने नंबर पर आता है जल्दी बताओ। हाँ, Z बराबर 25, क्रोमियम 24 पे आता है, 25 पे क्या आता है ना। तो 25 ही आता है ना, हाँ सर, अरे आप ही बोलोगे तो 25 से कम चलेगा। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, आर्गन 18 निपटा दिया, फिर 4s2 18 2 20 और 3d 5, ठीक है। तो लिखो मैंगनीज Z बराबर 25, ठीक है। ये क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5 4s को। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, Mn2+ चाहिए, है ना। तो Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s0, यही बने। हाँ सर, अब इसका अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं तो ऑर्बिटल क्या बनेगा इसके, 1 2 3 4 5, है ना। फिर यहाँ पे 4s0, फिर यहाँ पर 4p। तो ये था 3d, ये 4s और ये 4p। अब अगर हम लोग जैसा अभी तक करते आए हैं उस हिसाब से अगर चले
तो आप यही बोलोगे सर देखो मजे की बात यह है इन सबको इलेक्ट्रॉन दे दो, आंसर दे दिया क्योंकि 5 ही देने हैं। सर सीएन तो आपने लिखाया था प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएगा। अगर ये सर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएगा। अगर हमने ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन कराया 4 5 तो क्या बचेगा भैया, एक ये आ जाएगा, सॉरी एक ये आ गया, एक ये सिंगल बच गया, है नहीं? यही तो है, कुछ गलती तो नहीं कर रहे यार। मेंटल कहीं के। देखिए आपका एक्स की वैल्यू +3 है ना, तो हमें +3 चाहिए ना, तो यहाँ पर 3D में क्या बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। मैं सोच रहा हूँ यार ये एक एक्स्ट्रा काहे बच रहा है, नहीं बचना चाहिए। तुम लोग भी मैं भांग खा के बैठे हो, चरस फूकते हो, चरस कौन सा ब्रांड का है? नहीं इनसे उनको कहते हैं सब चरसी, ठीक है। हाँ इनके स्कूल में कहते सब, अब किसको कहते हैं नहीं बताएंगे यार, है ना, नहीं से दिक्कत है, नहीं नाम नहीं लेना वायरल हो जाओगी, है नहीं। बस ये पता करना कौन सा ब्रांड फूकते हैं। आ जाओ, तो युग्मन करवा दिया तो 3 ये बच गए खाली। हमें तो कितने कमरे चाहिए सर, 6 कमरे चाहिए। हमें कितने चाहिए सर, 6 क्यों चाहिए? अरे एक अपने लिए, एक अपनी वाइफ के लिए, एक बच्चों का स्टडी रूम, एक बेडरूम, है नहीं, तो 6 चाहिए। आ जाओ बनाते हैं 6। तो अगर आप 6 के हिसाब से चलोगे सर, हाँ सर अगर मैं 6 के हिसाब से चलूं तो हमें 3 ये हो गया, एक ये 4 और 2 इसके, तो क्या मिलेगा D3, एक S का और 2 P का। ये संकरण हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मजे की बात यह है ये संकरण होता ही नहीं है। जरा देखो तो मैंने क्या लिखा था D3sp2, नहीं ना। दुख की बात यह है कि ये संकरण होता ही नहीं है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब चलो थोड़ा सा पिछले चैप्टर में। पिछले चैप्टर में जब हमने रंगीन आयनों का बनना पढ़ा था तो वहां एक छोटी सी टॉपिक तुमको बताई थी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, कि जो d ऑर्बिटल होता है वो 2 अलग अलग एनर्जी लेवल में ब्रेक डाउन करता है, एक T2g और एक Eg। तो यहाँ तो वही कहानी है, ऐसा होगा नहीं। तो सर ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो हमारे पास अब हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कौन सा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का। तो ये 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक कर जाएगा, है ना। एक को हम नाम देते हैं T2g और एक को हम नाम देते हैं Eg। तो अब हुंड के नियम अनुसार जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते थे वैसे ही भरना इलेक्ट्रॉन हमें। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दो इसको, तो 1 2 3 और ये रहा 4। ये हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब जब ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए तो हमारे पास ऊपर वाले जो दोनों Eg वाले हैं वो तो खाली बच गए, उनमें तो कोई लोचा ही नहीं है ना। बाकी हमने इनको भर दिया। तो अब हमारे पास जो संकरण बनेगा वो संकरण कौन सा होगा वो देखना है हमें, ठीक है। तो देख लो कौन सा संकरण बनेगा, ये वाला ऑर्बिटल हमें बनाना है। तो डी के आप 5 ऑर्बिटल जब बनाओगे ना, 1 2 3 4 5, फिर 4 S वाले और फिर 4 P वाले। तो 3D में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी पहला वाला दोनों भरा रहेगा और ये दोनों बस। अब यहाँ युग्मन उग्मन का लफड़ा नहीं आता, ये क्योंकि ये वहां पे हमने लिखाया भी था कि जो ये डी उपकोष में विपाटन होता है वो लिगेंड के संपर्क में आने के कारण होता है। जब लिगेंड इनके कांटेक्ट में आते हैं तो ही ये विपाटन होता है। 2 अलग अलग एनर्जी लेवल में ये टूटते हैं। इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसकी कम है, तो पहले कम वाले को भरेंगे तब ना ऊपर वाले पे चलेंगे। तो इसको भर देते पहले, तो 4 हमने भर दिया इसको ऐसा, ठीक। अब हमें फिर वही चीज देखने को मिल जाएगा, भैया हमें 6 कमरे चाहिए, तो D2sp3 मिल गया भाई। तो कौन सा संकरण दिखा, D2sp3 संकरण। अब आप सारी बातें बता सकते हो। अगर ये है तो संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इसलिए कैसा बनेगा, अनुचुंबकीय। कैसा होगा ये, सॉरी पहले तो ये कैसा है, अंतः संकुल है। कैसा है, निम्न प्रचक्रण है ना। और चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इतनी बातों की चर्चा हमें करनी होती है, ठीक है। तो
उम्मीद करते हैं भैया आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे कि हाँ समझ आ रहा है। और इस टॉपिक के आपको अगर नोट्स पीडीएफ चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा भैया, उसको ज्वाइन कर लेना। और जो भी चैप्टर का जो भी आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह चाहिए वहां पे आप कमेंट करके या मैसेज करके मांग सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।